अस्सलाम वालेकुम। जी, तो उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर मोहम्मद अमार कलीम। तो जैसा कि हम लोगों ने फ़िज़िक्स 1 शुरू की हुई है, उसका चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन को आज हम लोग देखेंगे, उसके रिमेनिंग टॉपिक को देखेंगे। पिछली मरतबा हमने लास्ट लेक्चर में हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम को डिस्कस किया था, किस तरह से वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करता है। तो उसका रिमेनिंग हम लोगों ने उसकी फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को, जो कि बेसिकली प्रॉपर्टी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो इसके साथ मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, बिकॉज मैथ स्प्रिंग सिस्टम को हम देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसी मोशन होती है जिसमें उसका एक्सेलरेशन उसकी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक्सेलरेशन उसकी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसकी डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रहा होता है, ऑलवेज टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन होती है, उसकी मीन पोजीशन की तरफ होती है। और इसके अलावा उसकी एक प्रॉपर्टी है कि डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो एट एक्सट्रीम पोजीशन। अब इसमें अगर हम मैथ स्प्रिंग सिस्टम में देख लें तो ये इसकी मेन पोजीशन है और बोथ आर एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन को एक्स नॉट से शो करते हैं, एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट को, एंड दैट्स मेन डिस्प्लेसमेंट। स्प्रिंग सिस्टम है, उसके साथ मैस अटैच है। इसमें से रिमेनिंग जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड की बात करें, तो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो बेसिकली इन सब चीज़ों की डिपेंडेंस मैस के ऊपर है। टाइम पीरियड की बात करें तो बकाया सारी चीज़ें, मैस भी कांस्टेंट है, जो ब्लॉक हमने स्प्रिंग के साथ बांधा हुआ है वो भी कांस्टेंट है, 2 पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो बेसिकली टाइम पीरियड भी जो है वो मैस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसके बाद जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, सो फ्रीक्वेंसी भी उसकी मैस के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो मोस्टली चीज़ों का डिपेंडेंस जो है उसकी मैस के ऊपर ही है, बिकॉज हम देख रहे हैं कि बकाया सारी चीज़ें जो इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं वो कांस्टेंट क्वांटिटी हैं। तो आज हम इसके रिमेनिंग पार्ट को डिस्कस करेंगे, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को। तो इसके डिस्प्लेसमेंट को हम लोग इस तरह से देते हैं, x=x0 sin ओमेगा t, बिकॉज हमने देखा था जो सिंपल हार्मोनिक मोशन थी उसमें जो उसकी वेव फॉर्म बन रही थी वो वेव फॉर्म जो थी वो बेसिकली साइन वेव फॉर्म थी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो वेव फॉर्म होती है वो साइन वेव होती है, इसलिए साइन ओमेगा टी, एंड दिस ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसके लिए हमने ये इसका रिलेशन निकाला हुआ है, ओमेगा इज इक्वल्स टू √k/m रिमेनिंग लेक्चर में। तो मैं इसके इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को फाइनली आपके सामने लिखने वाला हूँ, x=x0 एक्सट्रीम की डिस्प्लेसमेंट साइन एंड व्हाट्स दैट ओमेगा इज √k/m। तो आप लोग इसकी डिस्प्लेसमेंट को भी देख रहे हैं कि इसकी डिस्प्लेसमेंट का डिपेंडेंस भी मैस के ऊपर है, और ये एक साइन है तो उसके साथ जिसके साथ हम डिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट आप रहने दें, जो डिस्प्लेसमेंट है उसका जो रिलेशन है वो टाइम के साथ भी है। तो जितने टाइम में, या इसको अगर हम देखें तो इसका डिस्प्लेसमेंट के साथ जो रिलेशन है वो इन्वर्स के अंडर रूट में, तो मैस जितना ज़्यादा होगा उसकी डिस्प्लेसमेंट उतनी कम होगी। ठीक है, इस बात को आप अंडरस्टूड कर लें, मैस जितना ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे एक मेरे पास MD कैट का ई कैट का MCQ निकलता है कि मैस को अगर हम दुगना कर दें, मैस को अगर हम लोग 4 टाइम्स इंक्रीज कर दें तो डिस्प्लेसमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखें, मैस के साथ इसका जो रिलेशन है वो अंडर रूट में है, तो अंडर रूट को हमें ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करना होगी, 1/m। अगर मैं मैस को 2 टाइम्स इंक्रीज कर देता हूँ, 2 टाइम्स इंक्रीज कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मुझे डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या अब करना होगा, 1/√2m। हम लोगों ने स्क्वेयरिंग ख़त्म कर दी, तो डिस्प्लेसमेंट हम देख रहे हैं √2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, जो उसके डिस्प्लेसमेंट है √2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। तो आप लोग देखा मैस को बढ़ाने से किस तरह से डिस्प्लेसमेंट को अफेक्ट हुआ है। इसी तरह से हम लोग इन फार्मूला में भी देख सकते हैं मैस के ऊपर एंगुलर फ्रीक्वेंसी का किस तरह से इफेक्ट है, मैस का किस तरह से टाइम पीरियड पे डिपेंड है, और देन फ्रीक्वेंसी के ऊपर उस तरह मैस का किस तरह से डिपेंड है, मैस को बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी के पे क्या असर पड़ेगा। तो आप लोगों के सामने डिस्प्लेसमेंट के लिए मेरे पास ये वाला फार्मूला आ गया है,
x इक्वल्स टू x नॉट साइन अंडर रूट k/m, दैट्स बेसिकली एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम t, जिस टाइम ओवर डिस्प्लेसमेंट उसकी डिस्प्लेसमेंट चल रही है। अब मैं बात कर लेता हूँ उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग इस तरह से गिवन करते हैं, v इक्वल्स टू ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी अंडर रूट x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। दिस x नॉट स्क्वायर मीन्स इसकी जो एक्सट्रीम पोजीशन है उसकी डिस्प्लेसमेंट, और दैट्स x इज मेन डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं, जो क्या है अंडर रूट k/m अंडर रूट x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो अगर मैं इन दोनों अंडर रूट को कॉमन करता हूँ तो फिर किस तरह से आ जाएगी, हम इसे लिख सकते हैं k/m x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब मुझे देखना है कि किस पोजीशन के ऊपर इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हमें मिल सकती है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए हम लोग एक काम करेंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी को देखते हैं हम लोग, मैक्सिमम वेलोसिटी की किस पॉइंट पे होती है और मिनिमम वेलोसिटी किस पॉइंट पे होती है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन की बेसिकली एक प्रॉपर्टी को टेस्ट करने वाले हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो बॉडी परफॉर्म कर रही होती है तो उसका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है एट एक्सट्रीम पोजीशन, उसकी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जीरो हो जाती है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी मिनिमम वेलोसिटी है। पहले हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर किस तरह से है। मैं इस रिलेशन को लिखने वाला हूँ, v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन पे देखते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है वो x नॉट के बराबर हो जाती है। तो ये मिनिमम वेलोसिटी के लिए हम देखते हैं, मिनिमम वेलोसिटी उसकी एट दिस पॉइंट है वो किस तरह से है, अंडर रूट x नॉट स्क्वायर माइनस x नॉट स्क्वायर। तो वेलोसिटी जीरो आ गई एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो एक्सट्रीम पोजीशन है वहाँ पे जो मेरी डिस्प्लेसमेंट है वो x नॉट है, मीन के ऊपर x है। जब हम एक्सट्रीम की बात करेंगे तो जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो x नॉट के बराबर हो जाएगा, और x नॉट के इक्वल में देखते हैं वेलोसिटी जीरो हो गई है। तो हमने बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया है कि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट की होती है वो मिनिमम हो जाती है या जीरो हो जाती है। अब देखते हैं एक्स पोजीशन के ऊपर उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी किस तरह से है। एक्स पोजीशन के ऊपर उसकी वेलोसिटी को देखने के लिए ये वाला रिलेशन से देखते हैं, अंडर रूट k/m। यहाँ से मैं x नॉट को कॉमन ले सकता हूँ, x नॉट स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर। अब मैक्सिमम वेलोसिटी इस तरह से है कि जो हमारे पास x नॉट है इसको हम लोगों ने x का नाम देना है k/m 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर। तो ये एक दूसरे से वैनिश हो जाएंगे, और जो मेरे पास मैक्सिमम वेलोसिटी आ रही है वो है v इक्वल्स टू k/m x नॉट स्क्वायर। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की हमने बेसिकली प्रॉपर्टीज़ को टेस्ट कर लिया है, और अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी में और इसकी डिस्प्लेसमेंट में हमें कोई रिलेशन मिलता है। तो अंडर रूट k/m x नॉट, तो इसको अच्छा इसमें हम लोग एक और चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी जो डिपेंडेंस है वो भी बेसिकली मास के ऊपर है और उसकी मेन पोजीशन के ऊपर है। ये पोजीशन तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की है, लेकिन वेलोसिटी का ताल्लुक जो है वो डायरेक्टली मास के ऊपर है, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका ताल्लुक भी मास के ऊपर है। इसी तरह एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और इसकी फ्रीक्वेंसी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इन सब में हम लोग देख रहे हैं जो बेसिक रोल है वो इस मास का है जो हमने अटैच किया हुआ है हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग के साथ। हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। तो आज हमने इसके रिमेनिंग पार्ट को देखा कि किस तरह से हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करता है, और इस केस में उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी किस जगह पे है, उसकी मिनिमम वेलोसिटी किस जगह पे है। तो आज के लिए हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।